मानव समाचार, मानवता के हक में। आप देख रहे हैं मानव समाचार। मानव समाचार में एक बार फिर आपको मालेगांव शहर की सियासी सामाजिक शख्सियात में से हमारे बीच बैठे मरहूम ज़ैनुद्दीन मंसूरी साहब के छोटे भाई, जो कि आज सियासत में मालेगांव सियासत के अंदर काफ़ी उरूज पर है। आज मालेगांव शहर की आवाम उनसे कई मुफाद जो काम करते हैं शहर की आवाम के लिए, उनसे काम करवाने के दर पे उन्हें याद करती है। आप देख रहे हैं मानव समाचार और मैं सबसे पहले ज़ैनुद्दीन मंसूरी साहब के छोटे भाई हमारे शरीफ मंसूरी साहब का मानव समाचार में वेलकम करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे शरीफ मंसूरी साहब से कि शरीफ मंसूरी साहब, आपके भाई मरहूम जनाब ज़ैनुल आबदीन मंसूरी साहब, अल्लाह ने उनको अपनी जवार रहमत में बुलवा लिया है। उनके जाने के बाद आपको क्या तकलीफ़ें आ रही शहर में? शहर के अंदर तो मैंने खुसूसन यहाँ तक कि जिस तरह मालेगांव शहर के अंदर जो खिदमत के काम करने वाले जितने भी अफराद हैं, उनको मैं सभी को समाजवादी के सदर की जानिब से मैं उन सभी को एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह लॉकडाउन के अंदर काम किया है, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मेरे तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जिस तरह हमारे मालेगांव शहर के अंदर ज़्यादातर ज़रूरत थी मालेगांव शहर को, डॉक्टर्स और सियासी लोगों की जितनी ज़रूरत थी, उन्होंने उतनी एक्टिविटी नहीं बताई। लेकिन हमारे मालेगांव शहर के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने खिदमत के नाम पर इतनी ज़्यादा मेहनतें की और लोगों को उसका बहुत सारा फ़ायदा पहुंचाया, जो आम लोग थे। उसमें हमारे भाई मरहूम ज़ैनुद्दीन हुसैन मंसूरी साहब जिस दिन से लॉकडाउन लगा था तब से लेकर उनके इंतकाल तक उन्होंने इतनी सारी मेहनतें करने के बावजूद मालेगांव शहर के अंदर उनके इंतकाल के बाद हमने जो तकलीफ़ें उठाई है शायद किसी ने उठाई होंगी। जिस तरह हमारे भाई का इंतकाल हुआ था लॉकडाउन के पीरियड में, तो हम उनको पहले तो उनका मामला काफ़ी सीरियस हुआ, तो वो बोलने लगे, बोले भाई मेरे को ना दवाखाना जाना है। तो मैं बोला यार ठीक है चले जाएंगे, लेकिन हम हमारे साथी थे, हम उनको लेकर दवाखाना लेके चले गए। दवाखाना लेके जाने के बाद लॉकडाउन पीरियड का ये मामूल बनाया गया था दवाखानों के अंदर। तो हम लोग जब दवाखाना लेकर गए तो सौद हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद तो उन्होंने कहा कि इस पेशेंट को एकदम फ़ौरन यहाँ से लेके चले जाओ। ये बोले कोविड में एकदम फुल कोविड है, इनको कोरोना हो गया। हालांकि उन्होंने चेक भी नहीं किया था, लेकिन मैं सौद हॉस्पिटल के ताल्लुक से बोल रहा हूँ, चाहे वो कोई भी मामला है आगे। लेकिन डॉक्टर्स का डायरेक्टली पेशेंट को ये कहना कि आपको कोरोना हो चुका है, आप यहाँ से फ़ौरन चले जाइए और आप सभी का चेकअप कराइए, ये पेशेंट के लिए काफ़ी दिल दहलाने वाली चीज़ है। फिर हम लोग वहाँ से निकले तो भाई खड़े होकर बोले भाई अगर तुमको चेक नहीं कराना है तो ये बात मत बोलिए कि तुम डायरेक्टली तो आप बता रहे। ऐसा जैनू भाई उनको बोले थे, तो हमने भी उनको बोला तुम डायरेक्ट पेशेंट को ये चीज़ बता रहे। जब अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद राब्ता बात किए थे, तो हम लोग फिर वहाँ से फरहान हॉस्पिटल गए थे। तो मैं साथ में था और हमारे कुछ साथी थे, नफीस भाई, राजू भाई, सोहेल भाई, ऐसे काफ़ी सारे हमारे साथ, हम साथ में रिक्शा में गए थे। तो फरहान दवाखाने में बाहर से रिक्शा लगाने के बाद अगर उनको मालूम था कि कोविड का पेशेंट है, तो उनका काम था कि उनको एडमिट करना। उन्होंने डायरेक्टली कहा कि बोले इनको कोई मामला नहीं है, ये ज़रा कोई ऐसा मामला नहीं है, बोले कि इनको कोरोना है, आप ये गोली दवा लीजिए। और उन्होंने गोली दवा लिख कर बोले आप घर पे जाकर इनको दवा गोली खिलाइए और उनका काम इंशाल्लाह वो उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी। तब हमने लाए तो उनके 2 घंटे के बाद उनका ऐसा मामला हुआ था। तो दवाखानों के ताल्लुक से मालेगांव शहर के अंदर जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, इन्होंने काफ़ी सारी मालेगांव के लिए नुकसानदेह चीज़ कर चुके थे। लेकिन मैं मुबारकबाद दूँ MMUS डॉक्टर, जितने छोटे लेवल पर जो डॉक्टर्स की टीम ने काम किए शहर के अंदर, शायद किसी ने ऐसा काम किया होगा। मालेगांव शहर आज जो मालेगांव शहर कोरोना मुक्त दिख रहा है, ये जो छोटे क्लिनिक वाले डॉक्टर्स हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, तहे दिल से उनको सलाम करता हूँ। मतलब आपका बोलना ऐसा है कि मालेगांव शहर के अंदर BMS डॉक्टरों ने जो काम किया है, वो जो शहर के बड़े डॉक्टर है वो इतने काबिल नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह जैनू भाई के इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद क्या मालेगांव शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स को मालूम नहीं है कि जैनू वायरमैन है जो लोगों के लिए खिदमत अंजाम देते, उनको इस तरह उन्होंने जुमले इस्तेमाल किए तो हमारे दिल को बहुत ख़राब लगा कि मालेगांव शहर के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर्स अगर ये बात कह रहे हैं तो बाकी और जो गरीब लोग हैं, जो लूम चलाने वाले मजदूर हैं, इनके साथ क्या सुलूक किया जाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल हमने चश्मदीद हूँ मैं इस बात का कि जनाब जैनुद्दीन मंसूरी साहब ने पूरे लॉकडाउन के अंदर मास्क लगाकर, हैंड मास्क लगाकर, और उनके पास हमेशा बोतल रहा करती थी पूरे शहर को जागरूकता करने के लिए, शहर के लोगों को अंदर भेजने के लिए, घरों में सेफ रखने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनतें की। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा उनसे कि वो घर आते थे, मुंह हाथ धोने के बाद, घर में नहाने के बाद, फ्रेश होने के बाद बाहर निकलते थे जब तक कि वो किसी से बात भी नहीं करते। लेकिन अचानक ऐसा कैसे हो गया? ये तो ऐसा कोई मामला था ही नहीं, लेकिन एक बॉडी उठाए थे उनके बॉडी उठाने की वजह से उनको 8 साल पहले एक बॉडी उठाए थे वो गिरना के ऊपर, तो उनको इन्फेक्शन हुआ था उस बॉडी का। तो अभी उस लॉकडाउन के टाइम में उनको एक बॉडी नज़र आई थी, लेकिन वो वहाँ से रिटर्न आ चुके थे। तो रिटर्न आने के बाद वो खाना खाने बैठे तो एक जुमला उन्होंने ये कहा, बोले यार भाई अगर अपन वो बॉडी नहीं उठाए, अगर वो बॉडी अभी दो दिन से वहाँ पड़ी है और हम लोग अगर जाकर नहीं उठाएंगे, चाहे ये मुस्लिम है या हिंदू है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये ताल्लुक़ से उनका नज़रिया चेंज हुआ। बोले कोई बात नहीं, अल्लाह ने अगर अपने अंदर वो खिदमत दी है, मौत लिखी होंगी तो वो बरहक है। तो उन्होंने वो चीज़ उन्होंने समझ कर और डायरेक्टली वहाँ पर गए, पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाया और कहा कि यहाँ ऐसी बॉडी है। लेकिन कुछ ऐसे पुलिस वाले थे जिन्होंने उन्होंने उनको कोऑपरेट किया और जाकर वो बॉडी उठाई और उनको इन्फेक्शन हुआ था। उस इन्फेक्शन के बाद वो जब वो बॉडी वहाँ पर जहाँ उनकी ठिकाना था वहाँ तक पहुँचाने के बाद वो घर पर जब आए तो उन्होंने बाहर ही नहाया, ऑफिस के बाहर, और नहाने के बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के अंदर उन्होंने कहा भी कि शायद मैं रहूँ या ना रहूँ, क्योंकि मेरे अंदर उनका जो वही उसी टाइम के अंदर उनको थोड़ा इन्फेक्शन होने लगा था। तो मेरे को बोले कि भाई ऐसा मामला है, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, तो अपने को दवाखाना जाना चाहिए। तो मैंने भी कहा जी आप चलिए। तो हम लोग वहाँ दवाखाना गए थे। तो ये सारे मामला आपको पहले बताया मैं, तो ये सारे मामला हमारे साथ हुए थे। उसके बाद जब हम लोग क्वारंटाइन, जिस तरह भाई का इंतकाल होने के बाद हम लोग क्वारंटाइन के लिए हम लोग को बोला गया कि तुम लोग को अब क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा। तो हम लोग ने सोचे कि जिस तरह मालेगांव शहर के अंदर हमारे भाई ने इतनी मेहनत की है और हमारे आस पड़ोस के लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए हम सिर्फ एक टेस्ट कराने गए थे कि चले अपन जाकर टेस्ट करा ले। तो हम लोग जाने के बाद हमारी फैमिली में से एक 5 साल का बच्चा जो पॉजिटिव आता है, मैं उनके साथ जब भी जितने भी काम थे मैं साथों साथ रहता था उनके साथ। वो हमारे भाई राजू भाई रहते थे, हम साथ में बैठ के खाना खाते थे, सब साथ में खाते थे। उनका इंतकाल से पहले हम लोग साथ में ही बैठकर खाना खाए, 3 घंटा पहले हम साथ में बैठकर खाना खाए। तो हमारी रिपोर्ट निगेटिव आती है और हमारे घर के छोटे छोटे जो बच्चे थे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, और उनके एक लड़की की रिपोर्ट निगेटिव आती है, एक लड़की की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। तो ये मालेगांव शहर के अंदर कोरोना के नाम पर एक खेल खेला गया था। जिस तरह हमको वहाँ पर क्वारंटाइन किया गया, तो क्वारंटाइन के टाइम में हमारे एक भाई की तबीयत पहले से ही ख़राब थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने हम लोगों को कोई कोऑपरेट नहीं किया। हम एक वीडियो बनाकर डाले थे कि भाई हमारे शहर में जो हमारे जैनू भाई काम करते थे, हम उनके भाई है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। तब जाकर कुछ न्यूज़ वालों ने, आप जैसे जो लोग थे, उन्होंने वो न्यूज़ को आगे बढ़ाया। मैं सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने मालेगांव शहर के काफ़ी सारे लोगों ने वो बात को आगे फैलाया, बढ़ाया, और उनको एक दर्द महसूस हुआ। और वो लोग सभी ने ऐसा एक माहौल बनाया कि नहीं, इन लोगों के परिवार के लिए मदद करना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोगों ने शेख आसिफ साहब को, उनसे बात की, उन पर फ़ोन पे बात हुई। तो उन्होंने एक काम ये किया था हमारे लिए कि एम्बुलेंस में से हमारे भाई को उतार कर फिर दूसरे लाइफलाइन में एडमिट कराया था। ये काम उन्होंने एक मेरे लिए बहुत बेहतर काम उस टाइम में किया था। लेकिन हमारे मालेगांव शहर के अंदर जिस तरह हुकूमत है,
कि जिस तरह जो पॉलिटिशियन पार्टियाँ थी उन्होंने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया, ना हमारी तरफ देखने आए, ना पूछे कि क्या मामला है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये तक पूछने के लिए आज तक भी हमारे वार्ड का मेंबर तक नहीं आए। ठीक है, हमारे जैनुद्दीन मंसूरी साहब मालेगांव शहर के अव्वल दर्जे के समाजी खादिम माने जाते हैं। आज भी शहर उनकी कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे शहर के लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि जैनुद्दीन मंसूरी साहब समाजवादी पार्टी के सदर थे, आप उस सदारत पे आपका नाम है, आप मालेगांव शहर समाजवादी पार्टी के सदर हैं, तो पार्टी को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जैसे मरहूम जैनुद्दीन हुसैन मंसूरी साहब पार्टी के लिए काफ़ी सारे उन्होंने काम किए और मैं मुबारकबाद दूं हमारे कायद जनाब आबू हासिम आज़मी साहब, जिन्होंने उनको पार्टी में ज्वाइन किया था और उनको सदारत दी, उनकी काबिलियत देखकर सदारत दी थी। वाकई में उनके अंदर वो सलाहियत थी, वो काबिलियत थी कि शहर के लिए उनके लिए कोई एक अहम जज्बा था कि मैं मालेगांव शहर के लिए कुछ करूं और वो कर गुजरे। उन्होंने इतनी मेहनत की शहर के लिए कि मेरे मालेगांव शहर के अंदर कोई भूखा ना सोए। उन्होंने दिन ना देखा, रात ना देखी, जितना उनके पास था उतना वो माल लगा चुके थे। और उन्होंने यहाँ तक कर ये बात भी कह दी कि मेरा घर गिरवी रखना चाहे या मेरी गाड़ी कोई गिरवी रखना चाहे तो रख सकता है। इतनी उनके अंदर जज्बा था। 2001 के फसाद के बाद हम पूरे परिवार वालों ने एक चीज़ ये ठान ली थी कि हमें मालेगांव शहर ने पनाह दी है, हम मालेगांव शहर के लिए हमारी जान भी लगा देंगे तो कम है। तो हमारे भाई मरहूम जैनुद्दीन हुसैन मंसूरी साहब मालेगांव के लिए खिदमत करते करते शहादत पाए और इंशाअल्लाह हम भी उसी के रास्ते पर चलते चलते शहादत पाएंगे, या चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन मालेगांव शहर के लिए, हमारे जो बिरादरान वतन है, इनके लिए, हम पूरी कौम के लिए एक जज्बा रखते हैं कि हम उनके लिए काफ़ी खिदमत अंजाम दें। लेकिन जिस तरह मालेगांव शहर के अंदर उनके जाने के बाद समाजवादी पार्टी के सदर जनाब आबू हासिम आज़मी साहब के जितने जिम्मेदारान थे, पार्टी लेवल के जितने भी लोग थे, उन्होंने हमें आकर बात की, फ़ोन पे बात की। उन्होंने हमें बोला कि देखो आपके भाई जाने के बाद आपको सदारत का आप लेना चाहते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल, हमारे भाई ने जिस तरह मेहनत की है हम भी उसी तरह इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। इतनी बात है कि हमारे अंदर, हमारे भाई इतनी सलाहियत नहीं है, लेकिन कोई अपनी माँ के पेट से ये सब सारी चीज़ें सीख कर नहीं आता। हमारे कुछ मामला थे इसलिए हम थोड़ी देर के लिए खामोश थे, हमारे कुछ मामला शुरू थे इसलिए हम अभी 1-1.5 महीने से थोड़ा मामला में कम चल रहे थे। लेकिन हमारी खुफिया टीम जो हमने एक बनाई है वो दवाखाने के ताल्लुक से काफ़ी मेहनत कर रही है। तो जिस तरह जैनू भाई ने काम किए थे उसी तरह हमारी टीम, हम सब मिलकर दवाखाने के मामला पर काम कर रहे हैं। जैसा कि सर शरीफ मंसूरी साहब, आप अपने गुरुवार वार्ड के गुलशन इब्राहिम मोहल्ले इलाके में रहते हैं, उस इलाके में गुरुवार वार्ड के अंदर क्या चीज़ों की कमी है? देखिए जनाब, असल तो ऐसा है, गुरुवार वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है और मैं तो एक कहना चाहूँगा मालेगांव शहर के तमामी जिम्मेदारान और हमारे कायद जनाब आबू हासिम आज़मी साहब से मैं एक गुजारिश भी करूँगा कि हमारे वार्ड्स के लिए, हालांकि मैं कहना चाहिए कि मालेगांव शहर के लिए, लेकिन खुसूसन हमारा जो वार्ड है गुरुवार वार्ड है, बड़ा गरीब वार्ड है और उधर की साइड से तुम देखेंगे तो गरीब बस्ती है, पावर लूम चलाने वाले मजदूर है, प्लास्टिक का काम करने वाली कुछ मस्तूरात है, ये काफ़ी सारे गुर्बत है। तो इसके लिए ऐसी सहूलत दी जाना चाहिए। अगर हमारे वार्ड्स के लिए जैसे दवाखाने नहीं है, हम लोग वहाँ से निकल कर अली अकबर आते हैं तो अली अकबर का कुछ मामला ऐसा है कि डायरेक्ट उस पेशेंट को सिविल अस्पताल भेज दिया जाता है और काफ़ी सारे हम लोग को तकलीफ़ें उठाना पड़ती है। फिर तुम्हारे उधर मालदा शिवार है और कॉलोनी का मामला आते हैं, हम लोग को काफ़ी सारी दूर जाना पड़ता है इस दवाखाने के ताल्लुक से और रोड गटर नल के ताल्लुक से। पीछे इतना कचरा और घान पड़ा रहता है, हमारे बच्चे काफ़ी सारे परेशान रहते हैं, बीमार होते हैं। और उसके पीछे की साइड में आप देखेंगे तो सारे गांव के जो कुत्ते हैं वो पकड़कर वहाँ छोड़ दिए जाते हैं। आप अगर रात के 9 बजे के बाद अगर जाएंगे तो आपको खुद डर लगेगा कि मैं किस इलाके में आ गया, कैसी बस्ती में आ गया, इतने कुत्तों से डर लगती है। और मालेगांव शहर के अंदर और खुसूसन गुरुवार वार्ड के अंदर ये मैं तो चाहता हूँ कि अली अकबर जो दवाखाना है
ये हम जैसे जो सोशल वर्कर है इनके सुपुर्द किया जाए। हम एक ऐसी टीम बनाएंगे कि मालेगांव शहर के अंदर शायद ऐसा दवाखाना हो कि उसमें डिलीवरी का तमाम काम किया जाएगा, सीजर का काम किया जाएगा, खून चेक करने का वहीं पर रहेगा, सोनोग्राफी वहीं पर रहेगी, सारे टेस्टिंग वहीं पर रहेगी। ऐसे हम दवाखाने के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये दवाखाने हमें हमारे वार्ड्स के लिए मिले। और अगर ये चीज़ ना हो तो हम एक चीज़ ये भी चाहते हैं कि वो अपना जो अली अकबर अस्पताल है वो हमारे सुपुर्द हमारे गोद दे दे। हम उसकी जिम्मेदारी पे हमारी जिम्मेदारी पर उस दवाखाने को इस ढंग से चलाएंगे कि हमारी माँ बहनें जिनको जो तकलीफ़ होती है उनको कोई तकलीफ़ नहीं आने देंगे। ना हमारे टाइम्स में अगर ये मामला आ जाएगा कि हम एक गोली का भी इधर उधर हेर फेर नहीं होने देंगे, ताकि हम देखें कि जिस तरह गोलियाँ दवाइयाँ आती है काफ़ी सारे मामला उसमें नहीं होते, दवाई गोली वहाँ नहीं होती, और पेशेंट जितने भी आते हैं उनको काफ़ी सारी तकलीफ़ें उठाना पड़ती है। फ़ौरन उसको उठा के सिविल भेज दिया जाता है। सिविल वाले कहते हैं कि दुलिया लेकर जाए। मैं ये मामले में चला हूँ, अभी 8-10 दिन की बात है। एक पेशेंट रात में उठाकर हम लोग अली अकबर दवाखाना लाए। सीजर का मामला बताया कि बोले इसको कमज़ोरी है, आप सिविल लेकर जाए। हम लोग उसको सिविल लेकर गए। सिविल लेकर जाने के बाद सिविल वालों ने उसको रिटर्न कर दिया, कहा कि तुमको दुलिया लेकर जाना पड़ेगा। तो दुलिया में उन्होंने एक एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस में उसका इंतज़ाम कर दिया। हमने 108 एम्बुलेंस में जब उसको डाला है तो आधे रास्ते में वो एम्बुलेंस को सायरन भी नहीं है, तो एम्बुलेंस कैसे पहुंच पाएंगी। तो आधे रास्ते में उस लड़की को, वो हमारी बहन को इतनी तकलीफ़ होने लगी कि उसके मुंह से और खून का निकलना इतना ज़्यादा हो गया, फेस निकलने लग गया मुंह से। तो हम डर गए कि क्या मामला है। तो उन्होंने उसको रिटर्न लाकर एक प्राइवेट अस्पताल में लाए। प्राइवेट अस्पताल वाले कहते हैं कि इसको अगर एडमिट कराना है 1,20,000 रोकड़ा टेबल कैश रखेंगे तो हम लोग इसका ऑपरेशन करेंगे। मैं बोला भाई ये तो मजदूर लोग हैं, इतना पैसा नहीं ला पाएंगे। फिर भी हम लोग उनको कहा कि जी अगर ये बच्ची अगर बचती है तो हम लोग 1,20,000 रुपये भरने के लिए तैयार है। तो उन्होंने हमने बात की कुछ लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा 10,000 रुपये कम कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने वो माप देखने के बाद वो कहा कि वो गरीब लोग हैं, तो उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया। हमने उसको फ़ौरन एम्बुलेंस में डालकर लाइफलाइन में लाए। लाइफलाइन में लाने के बाद उन डॉक्टर से मैं वो जो लेडी डॉक्टर थी मैं उनको मुबारकबाद दूं कि उन्होंने मेरी बात पर लब्बैक कहते हुए कहा कि भाई ये पेशेंट जो है हम लेंगे, लेकिन ये इसका कोई गारंटी नहीं दिया जाएगा। और मैंने कहा ये पेशेंट अगर अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी रखी हो तो इंशाल्लाह ये बच जाएंगी, अगर अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी ना रखी हो तो नहीं बचेंगी। हालांकि वो लोग बोल दिए थे कि इसको नासिक लेकर जाए। मतलब मैडम मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये पेशेंट आप इसको रिकवर कर, ताकि ये नासिक जाने तक इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि ये नासिक तक जाने तक ये उसका ज़िंदा रहना नामुमकिन है। तो वो कहने लगे ठीक है सर आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। मैं कहा बिल्कुल, मेरी बहन मेरी बेटी है, मैं उस पर दस्तखत कर दूंगा। तो हमने उनके परिवार से दस्तखत की। माशाल्लाह वो लड़की 50-60 हज़ार रुपये में उसका काम हुआ और आज वो लड़की माशाल्लाह सेहतमंद है। तो हम जिस तरीके से देख रहे हैं नाज़रीन, हमारे ज़ैनुद्दीन मंसूरी साहब के छोटे भाई शरीफ मंसूरी उसी ज़ैनू मंसूरी साहब के नक्श कदम पे चल रहे हैं और शहर की आवाम के खिदमत करने का काम वो कर रहे हैं। हम उनसे आखिरी एक सवाल पूछना चाहेंगे कि ज़ैनुद्दीन मंसूरी साहब 2022 के अंदर इलेक्शन की आमद है, कितनी सीट से आप नबर्द आजमा रहेंगे, मतलब समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आप लड़ाएंगे? देखिए जब तक हमारे कायद जनाब आबू आज़मी साहब जब तक हमें उस पर ऑर्डर देंगे, ऊपर से हमें जिस तरह ऊपर की लेवल से बात होंगी कि आपको इतनी सीट लड़ाना है तो हम उतनी सीट लड़ाएंगे। अगर वो बोलेंगे 10 सीट लड़ाना है हम 10 सीट लड़ाएंगे, पूरे शहर में लड़ाना है तो हम पूरे शहर में लड़ाने के लिए तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। जिस वार्ड से आपके भाई मरहूम ज़ैनुद्दीन मंसूरी साहब इलेक्शन हारे हैं उस वार्ड से आवाम की ऐसी चर्चा है कि ज़ैनुद्दीन मंसूरी साहब की वाइफ इलेक्शन लड़ेगी। इंशाल्लाह वो आने वाला वक्त बताएगा, उनकी वाइफ लड़े, चाहे हमारे जहन में कुछ हमारे भाई है वो लड़े, चाहे हम कोई हमारे महल्ले की कोई लेडीज़ लड़ाए, हमारे महल्ले के कोई अच्छे और सूझबूझ रखने वाले पढ़े लिखे ऐसे हम नौजवान लेकर उसको लड़ाए। वो उस वक्त में हम बताएंगे इंशाल्लाह कि हमको किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है। क्योंकि इस मालेगांव शहर के अंदर
हम कोई बिरादरीवाद नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी समाज को लेकर चलेंगे और हर समाज का एक फ़र्द खड़े करेंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है शहर की आवाम से कि कुछ लीडरान का ऐसा कहना है कि अगर ज़ैनुद्दीन मंसूरी, मरहूम ज़ैनुद्दीन मंसूरी साहब की बीवी इलेक्शन लड़ती तो हम वहाँ पर सीट नहीं देंगे। मैं उनको मुबारकबाद दूं, अगर वो ये सोच रखते हैं मैं उन्हें मुबारकबाद दूं। अगर वो इस ताल्लुक़ से अगर सोच रखते हैं कि जैनू वायरमैन साहब के परिवार के लिए अगर ये ऐसे सोच रखने वाले अगर कोई नगर सेवक है तो उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद दे दूँगा कि वाकई में इनको अगर हमारे गुरुवार वार्ड की तकलीफ़ को हटाना है तो हमारे परिवार से कोई ऐसे बंदे चुनकर ला के दे कि हम गुरुवार वार्ड और मालेगांव शहर को एक चीज़ ऐसी बताएंगे इंशाअल्लाह कि तारीख में याद रहेगा कि मालेगांव शहर के गुरुवार वार्ड में ये कैसे काम किया जा रहा है। हम अस्पताल का इंतज़ाम करेंगे, हम एम्बुलेंस का इंतज़ाम करेंगे, हम बेहतर से बेहतर स्कूल का इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह। हम ऊपर से बात कर करके जिस तरह हमारे मालेगांव शहर के अंदर गुरुवार वार्ड में आप देखेंगे आकर, मैं कल एक न्यूज़ चैनल को आपको एक बात बताना चाह रहा हूं और आपसे गुजारिश भी करना चाह रहा हूं कि आप हमारे वार्ड में कल आए और हमारे वार्ड में आकर देखे। अभी 12 साल नहीं हुआ है स्कूल बनने के लिए, वो स्कूल टूटकर ख़राब होकर पूरी ख़राब हो चुकी है। उस स्कूल को बनने साल भर नहीं हुआ, साल भर होने के बाद ही उसका स्लैब टूटना चालू हो गया था, प्लास्टर गिरना चालू हो गया था। ये हमारे मालेगांव शहर की सियासत किस मोड़ पर कैसे लेके जा रहे हैं कि अपना बिल पास कराने के बाद वो चाहे टूट जाए चाहे कुछ भी हो जाए उससे उनको कोई मतलब नहीं। किसी का गरीब का बच्चा दब कर मर जाए उससे उनको कोई मतलब नहीं। आप मेरे वार्ड में आए, गुलशन इब्राहिम में आए, हम आपको बताएंगे कि उस स्कूल के हालात कैसे। इस चैनल के माध्यम से शहर के आवाम को, नौजवानों को क्या तहरीक देना चाहेंगे आप? तहरीक तो देखिए जनाब, हम अभी तो एक तहरीक चला रहे हैं कि जिस तरह मालेगांव शहर के अंदर कुछ ऐसे लोग खड़े हुए, बंदे ऐसे कुछ खड़े हुए, मैं ये बात सियासत छोड़कर कहना चाहता हूँ। मैं उस ग्रुप के अंदर जो अभी बनाया गया है मेडिकल के ताल्लुक़ से, बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर काफ़ी सारा बिल 80,000, कोई 60,000, कोई 70,000 बिल लिया जाता है। उसके ताल्लुक़ से हमने एक टीम बनाई है और कुछ हमारे सरपरस्त है जो ये गैर सियासी बनाया गया है फाउंडेशन, गैर सियासी फाउंडेशन बनाया गया है। उसमें इंशाल्लाह मैं भी शामिल हूँ और काफ़ी सारे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं और हम ये तहरीक चलाएंगे कि मालेगांव शहर के अंदर जितने अस्पताल है उनमें पक्का बिल लिया जाए उनसे, और जितना वो ऑपरेशन में और आईसीयू में और जितना भी ऐसा बिल बनाते हैं, कभी कभी ऐसा बिल बना देते हैं कि गरीब मजदूर है उसका बिल 70,000, 80,000 कहाँ से दे पाएगा। तो इसके ताल्लुक़ से हम लोग इस मेडिकल फाउंडेशन के ताल्लुक़ से हम लोग टीम बना रहे और मैं तो सभी मालेगांव शहर के लोगों को और नौजवानों को और हमारी माँ बहनों को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग इसमें भरपूर सपोर्ट करें और हमारी जो टीम बन रही है जो गैर सियासी है उसमें सियासत का कोई मामला नहीं रहेगा, लेकिन जो भी इसमें सियासी आदमी अगर अपना वक्त देना चाहे तहे दिल से उसने अपने दिल से कहना चाहिए कि बिल्कुल ये काम सही है आप कीजिए, तो ऐसे लोगों का हम इंशाल्लाह वेलकम करेंगे। उस ग्रुप के जानिब से हम वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मानव समाचार में मरहूम ज़ैनुद्दीन मंसूरी साहब के छोटे भाई जो कि आज मालेगांव शहर समाजवादी पार्टी के सदर है, उस ओहदे पर फ़ायज़ और अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह से शहर की समाजी सियासी शख्सियात को हम आपके बीच, आपके सामने उनके मन की बात करने के लिए हमेशा बुलाएंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन भी दबा दे। आपके लिए अगले वक्तों के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।